brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। अभी पिछले महीने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक बड़ी भयानक वारदात हुआ यूं कि 25 अक्टूबर की तारीख को, 25 अक्टूबर के रोज 25 अक्टूबर, एक नौजवान शख्स अचानक अपने घर से गायब हो गया। इस नौजवान का नाम था सृजन साहू। सृजन साहू बेसिकली एक अच्छे खासे संपन्न परिवार से आता था और परिवार वालों के पास अच्छी खासी ज़मीन है। कुछ भाई और बाकी रिश्तेदार जो हैं वो सरकारी ठेके लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी वेल ऑफ बैकग्राउंड का ये लड़का है सृजन साहू, और ये लड़का 25 अक्टूबर को अपने घर से गायब हो गया। कुछ समय पहले ही सृजन की शादी भी हुई थी और इस तरह से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना घर वालों को काफ़ी परेशान कर रहा था, बेचैन कर रहा था। आज के ज़माने में जब हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन से एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर किसी का मोबाइल फ़ोन मान लीजिए बैटरी ड्रेन भी हो जाए, ख़त्म भी हो जाए, तो वो किसी दूसरे से फ़ोन मांगकर अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर देता है कि मैं यहाँ पर हूँ, चिंता मत करना। लेकिन सृजन के साथ हुआ ये कि उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ भी हो गया और सृजन ने अपनी तरफ से घर वालों को बताया ही नहीं कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। तो घर वाले बहुत परेशान हुए। 25 तारीख को लगातार वो सृजन को ढूंढते रहे, लेकिन जब वो नहीं मिला तो अगले दिन 26 तारीख को उन्होंने नरसिंहपुर शहर में ही एक पुलिस स्टेशन है मंगवानी के नाम से, मंगवानी पुलिस स्टेशन में जाकर सृजन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज की और सृजन को तलाशना, ढूंढना शुरू कर दिया। आपको पता है आजकल सबसे पहले पुलिस हो या इंसान, जब भी कोई गायब होता है तो कोशिश यही होती है कि उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन जो है उसे ट्रेस किया जाए और ये पता किया जाए कि वो शख्स आखिरी बार कहाँ पर था और कहाँ से गायब हुआ, इस वक्त कहाँ पर है। तो पुलिस ने भी यही किया, उसके मोबाइल फ़ोन को सर्विलांस पर लगाया और ये चेक करने की कोशिश करने लगी कि सृजन का मोबाइल फ़ोन कहाँ पर है और लास्ट टाइम अगर वो एक्टिव रहा हो फ़ोन तो वो किस जगह पर एक्टिव था। तो पुलिस को इस कोशिश में कामयाबी भी मिली। इसी नरसिंहपुर शहर से नेशनल हाईवे नंबर 44 जो है वो गुज़रती है और उसी नेशनल हाईवे नंबर 44 के पास एक रेस्टोरेंट है, या आप इसको मतलब रोड साइड मोटेल कह सकते हैं, तो जिसका नाम है जलसा। यहाँ पर पुलिस को सृजन के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन नज़र आई। हालांकि ऐसा नहीं है कि मोबाइल फ़ोन की ये लास्ट लोकेशन थी, इसके बाद भी सृजन का मोबाइल फ़ोन काफ़ी देर तक ऑन था और उसके बाद मलवानी के जो जंगल हैं उस तरफ उसका मोबाइल फ़ोन ट्रैवल करता हुआ दिखा और उसके बाद जंगलों की तरफ जाकर वो मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो पुलिस जब मोबाइल फ़ोन के सहारे सृजन का पता लगाने की कोशिश कर रही थी तो पुलिस को ये सारी जानकारी पता चली। अब हाईवे पर अगर मान लीजिए सृजन का मोबाइल फ़ोन ट्रैवल होता हुआ दिख रहा है, मतलब गुजरता हुआ एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको ट्रैक करना या लोकेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हाईवे पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हों, ऐसा हर जगह तो संभव नहीं है और हर जगह है भी नहीं। लेकिन शहर में, रेस्टोरेंट में और रिहायशी इलाकों में पुलिस के लिए सीसीटीवी भी एक किसी आदमी को लोकेट करने का ज़रिया बनती है। तो यहाँ पर पुलिस ने यही सोचा कि सबसे पहले वो जो जलसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर सृजन के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन नज़र आ रही थी उसके गायब होने के बाद, उस रेस्टोरेंट में जाकर पुलिस पता करेगी। पुलिस वहाँ गई और जाने के बाद पुलिस ने जलसा रेस्टोरेंट के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन सीसीटीवी कैमरों को पुलिस ने एक्सप्लोर करना शुरू किया और वाकई जैसा कि मोबाइल फ़ोन की लोकेशन इंडिकेट कर रही थी, यहाँ सृजन की मौजूदगी दिखी। सृजन सीसीटीवी कैमरे में नज़र भी आया। हालांकि ये फुटेज काफ़ी दूर से कैप्चर हुआ था और काफ़ी ब्लर्ड इमेज था, ये बहुत क्लियर वो तस्वीर नहीं थी, लेकिन सृजन की मौजूदगी वहाँ इस्टेब्लिश हो गई। अब पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज को बहुत बारीकी से देखा तो पुलिस ने देखा कि सृजन के साथ 2 और लोग भी उस जलसा रेस्टोरेंट के बाहर नज़र आ रहे थे और इन 2 लोगों में एक लड़की थी और एक लड़का था। मगर बहुत शॉकिंगली, बहुत हैरान कुन तरीके से पुलिस ने ये देखा कि ये जो 2 लोग नज़र आ रहे हैं, इन दोनों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है और अपने चेहरे को स्कार्फ से, मास्क से ढक रखा है।
ये अपने आप में एक सस्पिशन पैदा करने वाली बात थी, एक संदेह पैदा करने वाली बात थी, क्योंकि अगर सृजन के साथ मौजूद लोगों के इरादे नेक होते तो उन्हें अपना चेहरा छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आमतौर पर मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि लड़कियां अक्सर अपने चेहरे पर मास्क बांधकर चलती हैं और कपड़े बांधकर चलती हैं, मैंने तो देखा है। और उसके पीछे रीज़न यही होता है कि वो पॉल्यूशन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन मेल मेंबर्स को मैंने बहुत ज़्यादा चेहरे पर मास्क या गमछा बांधते हुए नहीं देखा है। लेकिन यहाँ सृजन के पास वो जो लड़का और लड़की नज़र आ रही थी, उन दोनों ने ही अपने चेहरे पे कपड़ा और मास्क जैसी चीज़ बांध रखी थी। ये पुलिस के लिए एक शक पैदा करने वाली बात थी। अब पुलिस ये पता करने की कोशिश करने लगी कि ये दो लोग आखिर हैं कौन जो सृजन के साथ यहाँ नज़र आ रहे हैं। और साथ ही पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज को और बारीकी से देखा कि वहाँ पर इनकी प्रेजेंस तो नज़र आ रही थी, लेकिन फाइनली ये गए कहाँ और कौन सी गाड़ी से गए, हुलिया क्या था। पुलिस इन सारी चीज़ों को एग्जामिन कर रही थी। इस क्रम में पुलिस ने ये नोटिस किया, ये मार्क किया कि सृजन, ये जो लड़का और लड़की की जोड़ी है, इसके साथ एक मारुति स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी में बैठकर वहाँ से रवाना हुआ। और जब पुलिस ने पता किया कि मारुति स्विफ्ट डिज़ायर किसकी है, तो पुलिस को पता चला कि खुद सृजन के पास भी मारुति स्विफ्ट डिज़ायर है। तो एक बात और इस्टेब्लिश हो गई, क्लियर हो गई कि हाँ, ये सृजन ही था, क्योंकि तस्वीर बहुत क्लियर तो थी नहीं। अब पुलिस ने जो सृजन की कार थी, उस कार को भी सीसीटीवी कैमरे के सहारे ट्रैक करने की कोशिश की, और साथ ही जो मोबाइल फ़ोन जलसा रेस्टोरेंट के पास से ट्रैवल होता हुआ दिख रहा था, उस मोबाइल फ़ोन की भी लोकेशन पुलिस टावर बाय टावर फॉलो करती हुई पुलिस ये चेक करने लगी कि ये मोबाइल फ़ोन आखिर किस दिशा में कहाँ तक गई। तो पुलिस ने ये देखा कि सृजन का मोबाइल फ़ोन जो है, वो जो मैंने आपको बताया जंगल का नाम, एक सेकंड, मंगवानी, तो वो जो मंगवानी जंगल है, उस तरफ सृजन का मोबाइल फ़ोन ट्रैवल करता हुआ पुलिस को दिख रहा था। तो पुलिस ने उस मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करना शुरू किया और फाइनली पुलिस ने ये देखा कि उसका मोबाइल फ़ोन मंगवानी के घने जंगलों के बीच जाकर ही जो है वो स्विच ऑफ हो गया। और ये अपने आप में बहुत फिक्र की बात थी, बहुत चिंता की बात थी। इस बीच पुलिस ने कई टीमें जांच कर रही थी। तो एक टीम तो मोबाइल फ़ोन की लोकेशन को ही अच्छे तरह से स्कैन और ट्रैक कर रही थी। दूसरी तरफ एक टीम थी जो सीसीटीवी फुटेज के सहारे ये जो लड़का लड़की की जोड़ी सृजन के साथ आखिरी बार में नज़र आई थी, उनकी पहचान करने में जुटी। और इसमें पुलिस को काफ़ी मशक्क़त के बाद कामयाबी मिली। मशक्क़त इसलिए करनी पड़ी क्योंकि चेहरे साफ नहीं थे, दिख नहीं रहा था। पुलिस को ये पता चला कि सृजन के साथ ये जो आखिरी दफ़ा जो लड़की दिख रही थी चेहरे पर नकाब बांधे हुए, उसका नाम है निधि साहू, और जो लड़का था उस लड़के का नाम है साहिल। ऐसे साहिल के साथ सृजन का देखा जाए तो कोई कनेक्शन या कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन निधि साहू जो है उसका सृजन के साथ कनेक्शन ज़रूर था। असल में ये जो निधि है वो सृजन की चचेरी साली है, और वो उसी गांव की है जिस गांव की रहने वाली सृजन की पत्नी है। तो जैसा मैंने आपको बताया, चचेरी साली है मतलब सृजन की पत्नी की ये चचेरी बहन है। लेकिन वो सृजन के साथ उसका और क्या कनेक्शन था? उस दिन गुमशुदगी के दिन ये निधि सृजन के पास क्या करने आई थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि साहिल नाम का ये जो लड़का जिसकी पहचान पुलिस ने कर ली थी, इस लड़के का वहाँ पर प्रेजेंस का क्या मतलब था? तो पुलिस को ये सब पता करना था, और पुलिस ने फ़ौरन निधि साहू को और साहिल नाम के उस लड़के को उठा लिया मतलब हिरासत में ले लिया, और उसके बाद उनसे पूछताछ शुरू की। शुरू में दोनों जो है पुलिस को टहलाते रहे, झूठ बोलते रहे, गोलमोल बातें करते रहे। लेकिन जब पुलिस ने दोनों से सख्ती की तो दोनों ने कबूल कर लिया कि हाँ, सृजन की गुमशुदगी में उनका हाथ है, और दोनों ने यह भी बताया कि सृजन की उन्होंने हत्या कर दी है, वो जिंदा नहीं है। पुलिस ये सुनकर जो है वो चौंक गई, क्योंकि इस तरह से किडनैप करके मर्डर कर देना कोई मामूली बात तो है नहीं, और वो भी एक लड़की अपनी ज़ुबान से ये बातें बता रही थी। हालांकि लड़की से पहले साहिल नाम का वो जो लड़का है वो इस बात को कबूल कर चुका था। लड़की यानी निधि ने आसानी से इस बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने माना। इसके बाद पुलिस ने पूछा कि भाई लाश कहाँ है, क्योंकि पुलिस को ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों ने लाश ही जो है वो पूरी तरह से खुर्द-बुर्द कर दी हो, ठिकाने लगा दिया हो, और सबूत ही ना बचे। जब लाश ही गायब हो जाए तो कत्ल का सबूत आमतौर पर मिलना मुश्किल हो जाता है। तो पुलिस थोड़ी इस लाश को रिकवर करने को लेकर थोड़ी तनाव में थी, टेंशन में थी, और पुलिस चाहती थी कि जल्द से जल्द डेड बॉडी को रिकवर किया जाए। पुलिस ने पूछा लाश कहाँ है, तो इन्होंने कहा कि वहीं मंगवानी के जंगलों में ही है। अब पुलिस इन दोनों को लेकर मंगवानी के जंगलों में पहुंची,
और इस बीच जब पुलिस इनको लेकर मंगवानी के जंगल जा रही थी तब तक पुलिस ने पूछताछ की। उसमें यह भी पता चला कि सिर्फ ये दो नहीं बल्कि इनके साथ एक नाबालिग लड़का और था जिसने सृजन की हत्या करने में निधि की और साहिल की मदद की थी। यानी 3 लोगों ने मिलकर सृजन की हत्या की थी। तो पुलिस ने उस नाबालिग लड़के को भी हिरासत में लिया और इसके बाद पुलिस ये जो सस्पेक्टेड किलर्स हैं, कातिल हैं, इनको लेकर मंगवानी के जंगलों में पहुंची और पुलिस लाश की तलाश में जुट गई। ये लोग जानते तो थे कि इन्होंने हत्या करने के बाद एग्जैक्टली जंगल के किस जगह पर उस लाश को ठिकाने लगाया है, लेकिन ये लोग पुलिस को बता नहीं रहे थे, पुलिस से झूठ बोल रहे थे और लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि पुलिस को गुमराह करे ताकि लाश न मिले तो पुलिस भी थक हार जाए और इनको छोड़ भी दे और फिर बाद में ये कहे कि हमने तो आपके डर से कबूल लिया था। तो कुछ इस तरह की बात इनके दिमाग में थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस ने जब ये जंगलों में जाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया उस डेड बॉडी के लिए तो वो शाम के 5 बज रहे थे और ये सर्च ऑपरेशन अगले दिन सुबह 6:30 बजे तक चलता रहा। यानी तकरीबन 13 साढ़े 13 घंटे इतनी देर तक मंगवानी के जंगलों में पुलिस खोजी कुत्तों की मदद से और ये जो सस्पेक्टेड किलर्स हैं इनकी मदद से सृजन की लाश ढूंढती रही और आखिरकार सुबह के 6:30 बजे लाश मिली तो इस हालत में मिली कि देखकर पुलिस वाले भी भौंचक्के रह गए, हैरत में पड़ गए। ये लाश जो है एक कब्र में दफनाई हुई थी, लेकिन ये कब्र मिट्टी की नहीं थी बल्कि पत्थरों की थी, बोल्डर्स जिसे हम कहते हैं, बड़े बड़े चट्टान नुमा पत्थरें, उनकी थी। और उन पत्थरों के नीचे लाश दफन तो थी लेकिन लाश के जो दोनों फीट है, पाँव हैं, वो उन पत्थरों से बाहर निकले हुए थे। वो एक अजीब सा मंजर था। मतलब जब तक आप उस तस्वीर को, उस डेड बॉडी के उस मंजर को न देखें, आपके लिए शायद विजुअलाइज भी करना मुश्किल हो जाए कि यार ऐसा भी कोई कर सकता है क्या और किसी की लाश को ऐसे भी कोई ठिकाने लगा सकता है। तो कुल मिलाकर पत्थर ही पत्थर और सिर्फ डेड बॉडी के वो पाँव नज़र आ रहे थे। तो पुलिस ने जब ये मंजर देखा तो पुलिस को भी बड़ी हैरानी हुई। पुलिस ने इनसे पूछा कि भाई ये क्या है, कैसे किया तुम लोगों ने, क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि मर्डर करने के बाद लाश तो ठिकाने लगानी थी लेकिन हम इतना बड़ा गड्ढा कि पूरा का पूरा इंसान दफन हो जाए वो इतनी जल्दी खोद नहीं सकते थे। तो हमने तय किया कि पत्थरों के नीचे दफना देते हैं और इस जंगल में कौन आएगा, कल को लाश सड़ जाएगी और उसके बाद वैनिश हो जाएगी, कुदरत के आगोश में चली जाएगी, मतलब मांस वांस खराब हो जाएगा, हड्डियाँ गल जाएंगी। तो इसलिए हमने पत्थरों के नीचे दफना दिया। लेकिन अब तो ये कबूल कर चुके थे और 13 घंटे की कसरत कराने के बाद ही सही वो बॉडी पुलिस को मिल गई। तो पुलिस ने सृजन की लाश जो है पत्थरों के उस कब्र से बाहर निकाली और जब उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तो पोस्टमार्टम तो बाद में होता, पुलिस ने पहले ये नोटिस किया कि उस लाश पर चाकुओं के कई निशान हैं, गले पर, एब्डोमिनल पार्ट में, और कई वाइटल ऑर्गन जो है चाकुओं के घातक वार से लहूलुहान थे और बिल्कुल डैमेज हो चुके थे। पुलिस ने उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और इनसे पूछा कि भाई तुम लोगों ने सृजन का कत्ल क्यों किया? तो इस कत्ल के पीछे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साहिल का डायरेक्टली सृजन से कोई लेना देना नहीं था, तो साहिल की सृजन से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन निधि साहू का लेना देना था। ये निधि का जीजा लगता था। फिर निधि ने कत्ल क्यों किया? तो ये जवाब भी पुलिस को मिला, लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि ये कत्ल किया कैसे। निधि जो है वो सृजन को मारना चाहती थी और मारने के लिए उसने बड़ी गहरी प्लानिंग की। तकरीबन 20-25 दिन से वो लगातार सृजन को मारने की प्लानिंग कर रही थी और उसने 2 बड़े बड़े चाकू खरीदकर अपने पास रख लिए थे। और उसके बाद उसने साहिल से बात की। साहिल बेसिकली निधि की जो बहन है उसका बॉयफ्रेंड है और निधि से भी साहिल की बातचीत होती है। तो निधि ने साहिल को एक ऑफ़र दिया और ये कहा कि वो एक आदमी का कत्ल करना चाहती है, उसको मरवाना चाहती है, तो अगर वो उसकी मदद करे तो उसे वो 50,000 रुपये देगी। यानी 50,000 के सुपारी की बात की और साहिल इसके लिए राज़ी हो गया। हालांकि साहिल ने कहा कि ये काम मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, मुझे एक और लड़का साथ में चाहिए। उस लड़के को भी पैसों की ज़रूरत है, कुछ पैसा उसे दे देंगे। तो वो लड़का जो है वो तकरीबन 1-2 लाख रुपए के लोन में था या घाटे में था, कहीं उसने पैसे लगा दिए होंगे, किसी बुरे लत में उसके पैसे चले गए होंगे। वो लड़का नाबालिग था, 18 साल से कम उम्र है उसकी। तो उसको भी साहिल ने अपने साथ इस मर्डर कॉन्स्पिरेसी में शामिल कर लिया और ये दोनों लड़के मिलकर निधि के साथ प्लान करके सृजन की हत्या की इन्होंने साजिश रची। निधि के पास इतने पैसे भी नहीं थे। उसने जो कान की बूंदें होती हैं, जिसे टॉप्स कहते हैं, वो बूंदे उसने किसी ज्वेलरी शॉप में जाकर गिरवी रखे और वहाँ से उसने पैसे लिए। और पैसे लेने के बाद ये जो 50,000 रुपये की सुपारी देनी थी उसके एडवांस के तौर पर साहिल को और उस लड़के को 10,000 रुपये दिए। और फिर
10,000 रुपये देने के बाद ये लोग मर्डर की प्लानिंग तो पहले से कर ही रहे थे और ये तय हुआ कि वो सृजन को धोखे से बुलाएगी और कहीं घूमने जाने के बहाने वो लेकर चलेंगे और फिर सृजन की हत्या कर दी जाएगी। ऐसा ही हुआ। 25 तारीख को निधि ने सृजन को फ़ोन किया अपने जीजा को। जीजा अपनी कार से चला आया। साहिल के पास भी स्विफ्ट डिज़ायर कार है, वो भी अपनी कार से पहुंचा था। तो साहिल ने और निधि ने मिलकर ये तय किया कि वो सृजन के साथ एक ही गाड़ी में जाएंगे, तभी उसको मारना संभव हो पाएगा। और उसने सृजन से कहा कि चलो हम लोग घूमने जा रहे हैं और तुम भी चलो हमारे साथ, हमने इसीलिए बुलाया था तुम्हें। तो सृजन को कोई शक नहीं हुआ क्योंकि वो निधि से मिलता जुलता रहता था, तो वो चला और बोला कि चलो फिर मेरी ही गाड़ी में चलते हैं। तो सृजन की गाड़ी में साहिल, निधि और वो नाबालिग लड़का, ये 3 लोग सवार हो गए। सृजन जो है वो भी गाड़ी में था। पहले ये लड़का काफ़ी देर तक गाड़ी चलाता रहा साहिल, और ये लोग शहर से निकले जलसा रेस्टोरेंट के पास से और फिर मंगवानी के घने जंगलों की तरफ ये लोग निकल गए। तो तकरीबन 40 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने तय किया, दूर गए शहर से। और दूर जाने के बाद एक जगह उस लड़के ने गाड़ी रोक दी, साहिल ने, ये कहते हुए कि अब मैं गाड़ी चलाते चलाते थक गया हूँ, तो भाई साहब आप चला लो। सृजन से कहा। अब गाड़ी भी सृजन की ही थी, तो सृजन जो है वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। और जैसे ही ड्राइविंग सीट पर बैठा, चूंकि निधि पहले से प्लानिंग करके तैयार थी, निधि ने अपने बैग से 2 चाकू निकाले। एक चाकू उसने साहिल को दिया और एक खुद अपने हाथों में थामा। और पहला वार, बल्कि पहले 3 वार सृजन के गले पर खुद निधि ने उस तेज़धार चाकू से किए। यानी अपने जीजा के गले पर खुद साली ने एक एक करके चाकू के 3 वार किए। ये वार बहुत गहरे और घातक थे। गले की नसें कट गई और सृजन जो है वहीं छटपटाने लगा बुरी तरह से, खून ही खून। अब साहिल ने और ताबड़तोड़ वार किए। चूंकि कुछ पैसे उस नाबालिग लड़के को भी मिलने थे, तो उसने भी अपना हक अदा किया। कत्ल में उसने भी हाथ बटाया। उसने निधि से चाकू लिया और निधि के हाथों में जो चाकू था, उस चाकू से उस नाबालिग ने भी सृजन पर वार करना शुरू किया। और इस तरह से 3 लोगों ने मिलकर सृजन पर ताबड़तोड़ चाकू बरसाए और एक तरह से उसके पूरे जिस्म को चाकू मारकर छलनी कर दिया। और वहीं मौके पर ही हेवी ब्लड लॉस की वजह से सृजन की मौत हो गई। और फिर इन्होंने सृजन की लाश को वहीं मंगवानी के जंगलों में पत्थरों के कब्र में दफनाया और फिर वहाँ से वापस आए, हाथ मुंह वहीं पर धोया पानी वानी से, और फिर घर आकर अपने अपने घरों में वो आराम से सो गए। उनको लगा कि उनका ये राज कभी खुलेगा नहीं, कभी किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन पुलिस ने जब तफ्तीश की तो एक एक करके सारी कड़ियाँ जुड़ती चली गई और कत्ल के इस मामले का खुलासा हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये, 2 सवाल, बल्कि एक सवाल आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि आखिर सृजन जो है वो निधि के साथ घूमता फिरता था या उससे मिलता था, उससे वाकफियत थी, चूंकि वो साली थी। ये बात तो समझ में आती है कि वो निधि के साथ जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन बाकी 2 लड़के साथ में जा रहे थे, तो सृजन राजी कैसे हो गया? मेरे मन में ये सवाल था। तो मैंने वहाँ के जो एसपी हैं नरसिंहपुर के, उनसे मैंने पूछा, डॉक्टर ऋषिकेश उनका नाम है, उनसे मैंने पूछा। तो उनका ये कहना था कि साहिल ने और निधि ने सृजन से ये कहा कि वो घूमने जाएंगे साथ में, एक पिकनिक सा करेंगे, और उनका एक जानकार जो है मंगवानी के जंगलों की तरफ इंतज़ार कर रहा है, उसको भी पिक करेंगे और वहाँ से आगे चलेंगे। और निधि ने फिर ये कहा कि बाद में मैं भी आपके साथ अकेले में आराम से मिलूंगी, बात करूंगी, लेकिन अभी ये हमारे दोस्त हैं तो चलिए साथ चलते हैं। तो सृजन को तब, चूंकि वो निधि पर भरोसा करता था, रिलेशन में था, तो इसीलिए उसने निधि पर कोई शक नहीं किया और जाने के लिए राज़ी हो गया। लेकिन ये सृजन की ज़िंदगी की एक भूल साबित हुई। अब सवाल ये है कि एक साली ने इतना ख़तरनाक प्लान बनाकर अपने ही जीजा का कत्ल क्यों किया? तो इसका जवाब ये है कि सृजन के साथ निधि शादी से पहले, जब दोनों की शादी नहीं हुई थी, उस समय दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। उसके बाद पहले सृजन की शादी हुई। सृजन ने अपने घर वालों के दबाव में आकर निधि से नहीं बल्कि उसकी चचेरी बहन से शादी कर ली, और फिर निधि की भी कहीं और शादी हो गई। निधि की शादी हुए तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन शादी के बाद भी सृजन जो है वो निधि के साथ अपने उस रिलेशन को बरकरार रखना चाहता था, और वो निधि पर लगातार प्रेशर क्रिएट करता था कि मुझसे मिलने आओ, अकेले में मिलने आओ, चलो कहीं चलते हैं। इस तरह का दबाव जो है वो निधि पर था, और निधि बचती थी। निधि को लगता था कि अब मैं शादी कर चुकी हूँ तो मेरा अपना कमिटमेंट अपने हस्बैंड के लिए है, मैं किसी और के साथ मिलूंगी नहीं। वो सृजन को मना करती थी, लेकिन सृजन उसके पीछे पड़ गया था। और दिक्कत ये थी, इसे मतलब जवानी की गलती कहें या जो कहें, दिक्कत ये थी कि निधि की कुछ ऑब्सीन तस्वीरें और वीडियोस, वो सारी चीज़ें
सृजन के पास थी, उसने चुपके से अपने पास शूट करके रख ली थी और उन तस्वीरों और वीडियोस से वो अपनी चचेरी साली निधि को लगातार ब्लैकमेल करता था। शादी के बाद एक लड़की जो अपने हस्बैंड के लिए पूरा कमिटमेंट रखना चाहती थी, वो लड़की बहुत परेशान हो गई और उसे लगा कि इस तरह ब्लैकमेल अगर मैं होती रही तो आज नहीं तो कल अगर ये मेरी तस्वीरें और वीडियोस अगर मेरे पति को दे दे या सोशल मीडिया में कहीं डाल दे तो मैं तो कहीं की नहीं रहूँगी, बर्बाद हो जाऊँगी। तो इसी प्रेशर में आकर उसने ये मर्डर प्लान किया। उसने चाकू खरीदे, कत्ल करने के तौर तरीके उसने इंटरनेट पर देखने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की, साहिल से बात की और इस तरह से वो इतनी डेस्परेट थी कि अपने जेवर भी उसने गिरवी रख दिए और कत्ल के लिए सुपारी का इंतज़ाम किया। और इस तरह से 3 लोगों ने मिलकर एक नौजवान शख्स जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी थी, उसके सिर्फ रॉन्ग डूइंग्स या आप कह लें कि विवाहेतर संबंध और वो भी ब्लैकमेलिंग की जो मानसिकता है, उन चीज़ों की वजह से उसकी हत्या हो गई और इन 3 लोगों ने मिलकर सृजन की हत्या कर दी। तो पुलिस ने इस केस को सॉल्व तो कर लिया है और अच्छा पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है इस मामले को और अब पुलिस आने वाले दिनों में चार्जशीट इस मामले में पेश करेगी। 3 जो लोग थे, 3 में से जो 2 बालिग हैं उनको पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी जो माइनर है उसको एप्रीहेंड किया गया है, उसे करेक्शन होम में भेजा जाएगा। बाकी ये 2 लोग जो हैं इनको जेल भेजा जा चुका है। तो ये थी पूरी कहानी, ये था पूरा घटनाक्रम। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आने वाले दिनों में जब भी अपने इस पेशकश या प्रोग्राम के साथ आप लोगों के सामने आऊँगा तो आज के इस स्टोरी पर आप जो कमेंट करेंगे उन कमेंट्स का कुछ जवाब देने और आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।